खबरों से आगे में आज शाम अमेरिका में रोजी कमाने वाले एक पाकिस्तानी से कुछ बातें, जंगे दो और हलाकत सिर्फ एक, बैटलशिप टेक्सास की अनोखी कहानी और हवा में उड़ने का शौक अमेरिका में कैसे पूरा किया जा रहा है। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू खबरों से आगे। अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर वाक़ नायग्रा फॉल्स और उसके इर्द गिर्द की सैर तो आपने घर बैठे हमारे साथ की। आज सबसे पहले प्रोग्राम में मदीहा अनवर आपकी मुलाकात करवा रही हैं एक ऐसे पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर से जो बहुत अरसे से उस इलाके में टैक्सी चला रहे हैं और जिनका पूरा दिन दूसरों को एक से दूसरी जगह पहुंचाने में गुजरता है। तो क्या इस पाकिस्तानी की ज़िंदगी वैसी ही है जैसी बहुत से लोगों के ख्याल में अमेरिका में रहने वालों की होती है? रियासत न्यूयॉर्क में वाक़ है अमेरिका का शहर नायग्रा फॉल्स। यहाँ हमारा क़याम रहा 3 दिन तक और हमने खूब की इस शहर की सैर, जो अपने कुदरती नज़ारों और खूबसूरत पार्क्स की वजह से सयाहों में खासा मकबूल है। यहाँ हमारी मुलाकात हुई एक ऐसे पाकिस्तानी नौजवान से जो पिछले कई सालों से सयाहों को अपनी टैक्सी में बिठाकर एक से दूसरी हसीन जगह ले जा रहे हैं और सचमुच कमा रहे हैं रिज़्क़े हलाल। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब, कैसे हैं आप? सईद का ताल्लुक है पाकिस्तान के तारीखी शहर पेशावर से। जहाँ के मशहूर मीना बाजार में वो अपनी दुकान चलाते थे। सईद कहते हैं कि पाकिस्तान के गली कूचे आज भी उनके दिल में हैं। परदेस आकर आबाद होना कोई आसान बात थोड़ी है। बस कुछ काम की मजबूरी होती है, यहाँ इसलिए आना पड़ता है। तो वरना पाकिस्तान से खूबसूरत कोई जगह नहीं है। तो बाकी का ये है कि बस यहाँ भी लगे हैं सिर्फ और सिर्फ काम के लिए, वरना इंसान सुबह काम करे और रात को करे के सो जाए। यहाँ तो बस यही लाइफ है। अपने मुल्क की लाइफ डिफरेंट होती है। अपने मुल्क से इनका राब्ता ना टूटे, इसके लिए ये मुल्क के हालात से बाखबर रहना पसंद करते हैं और पाकिस्तानी सियासत पर तो इनकी ख़ास नज़र है। नवाज शरीफ भी अच्छे थे अपने वक्त में, तो वो चले गए हैं। वो हिसाब है कि वो मुशर्रफ आए हैं, वो भी अच्छे थे। तो अभी ये जरदारी साहब आए हैं, ये भी अच्छे हैं, मतलब है अपने हिसाब से अच्छे हैं। मतलब है अभी चांस दिया जाए, इमरान खान को चांस दिया जाए। हमने सईद से पूछा कि परदेस में अपने देश के कौन से रंग सबसे ज़्यादा याद आते हैं, तो उनका कहना था पाकिस्तान का रमज़ान। अपने मुल्क में ज़्यादा रमज़ान बहुत याद आता है और बड़ी छोटी सब याद आती हैं चीज़ें। लेकिन अमेरिका में कुछ तो ऐसा है जो सईद जैसे मेहनत कश को चाहने के बावजूद भी पाकिस्तान वापसी से रोके हुए है। पाकिस्तान की अमेरिका की लाइफ बहुत डिफरेंट लाइफ है। यहाँ की लाइफ में ये है कि बहुत अच्छी लाइफ है। मतलब लाइफ से मुराद ये है कि काम में कोई टेंशन नहीं है, मतलब खाने पीने अच्छा है, हाउस में रहने के लिए कोई तकलीफ़ नहीं है, ये सिर्फ अच्छा है। और हमारे मुल्क में जो चीज़ें हैं ना वो यहाँ नहीं है, और जो यहाँ पे मतलब रूल है ना वो रूल बहुत अच्छे रूल हैं। हमारे मुल्क में वो चीज़ नहीं है, बाकी का बहुत डिफरेंट है। दरियाओं की सरजमीन और नायग्रा फॉल्स के इस शहर में, जिसे बहुत से लोग दुनिया का रूमानी दारुल हुकूमत करार देते हैं, सईद को रहना कैसा लगता है? शुरू में तो बहुत खूबसूरत लगता है, मगर जब काम में जब मसरूफ़ हो जाते हैं फिर टाइमिंग नहीं होता देखने के लिए, फिर सुबह से शाम तक काम ही काम। सईद कहते हैं कि ज़िंदगी मुस्तकिल मेहनत का नाम है और अमेरिका हो या पाकिस्तान, इंसान की अहमियत एक जाले में फंसी मकड़ी से ज़्यादा नहीं, जिसे ज़िंदगी की तेज़ लहरें अपने अंदर जम करने को हर वक्त तैयार रहती हैं। मदीहा अनवर, उर्दू VOA, नायग्रा फॉल्स सिटी। तो आपने देखा कि अमेरिका में मेहनत करने वाले पाकिस्तानियों की ज़िंदगी कैसी होती है। नायग्रा फॉल्स से अब चलते हैं अमेरिकी रियासत टेक्सास, जिसके पानियों में खड़ा है वो जंगी बहरी जहाज़ जिसने पहली और दूसरी जंग अजीम में हिस्सा लिया था। मोहम्मद आतिफ आपको इस जहाज़ के अंदर ले जा रहे हैं, लेकिन एक सवाल जिसका जवाब आपको इस ट्रिप में ढूंढना है वो ये है कि इस जहाज़ पर मौजूद कितने फ़ौजी उन 2 जंगों में मारे गए। चौंतीस साल की सर्विस, पहली और दूसरी जंग अजीम में दुश्मन का मुकाबला और जानी नुकसान सिर्फ एक। ये है बैटलशिप टेक्सास। ये अमेरिकी नेवी में शामिल होने वाला दूसरा जंगी बहरी जहाज था। ये 1914 में कमीशन हुआ और फौरन पहली जंग अजीम में शामिल हो गया। इसने इवो जिमा और ओकिनावा की मशहूर लड़ाइयों में भी हिस्सा लिया।
This vessel that you see behind us here is the last remaining dreadnought-type battleship. The reason BB-35 ड्रेडनॉट किस्म का आखिरी बचा हुआ जंगी बहरी जहाज है। ये ड्रेडनॉट इसलिए है कि इसे बरतानिया के ड्रेडनॉट जंगी बहरी जहाजों की तर्ज पर बनाया गया था, जिनमें बड़ी तोपें नस्ब होती थीं। इस जहाज पर सबसे तबाहकुन हथियार ये गोला है। ये वो शेल है जिसको जहाज की सबसे बड़ी गन से फायर किया जाता था। ये 14 इंच डायमीटर का है, 16 मील तक जाता था और इसको फ्रांस में इस्तेमाल किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ओमाहा बीच पर, और ये तकरीबन बास्केटबॉल कोर्ट जितना बड़ा गड्ढा डालता था। इब्तदा में इस जहाज पर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स नहीं थीं क्योंकि उस वक्त हवाई हमले नहीं हुआ करते थे। But later on during World War II, लेकिन बाद में दूसरी जंग अजीम के वक्त बहरुल काहिल में जापानियों के खिलाफ आपको कामाकाजिज का मुकाबला करना था। इस जहाज की पूरी उम्र में इस पर सिर्फ 2 गोले गिरे, जिनमें से एक इसे सीधा लगा जिसके नतीजे में एक फौजी हलाक हुआ, और दूसरा गोला इसे सीधा लगने के बजाय एक साइड से लगा और फट नहीं सका। जापानियों का वो गोला आज भी इस जहाज के अंदर रखा हुआ है। इस जहाज पर एक वक्त में सैकड़ों फौजी और अमले के अरकान हुआ करते थे। उनके खाने पीने, रहने और तफरी का सारा सामान इस जहाज पर मुहैया किया जाता था। जिस दौर में ये जहाज लड़ाइयों में हिस्सा लेता था, उस वक्त सेलर्स को जहाज के उस हिस्से में जाने की इजाजत नहीं होती थी जहां ऑफिसर्स के कमरे हुआ करते थे। ममनू हिस्सा मार्क करने के लिए उस पर हल्का हरा रंग किया जाता था। ये बैटलशिप टेक्सास का इंजन है। सेलर्स जो यहाँ पर काम करते थे वो सिर्फ एक शॉर्ट्स पहना करते थे, और उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर टेम्परेचर तकरीबन 110 से लेकर 140 फ़ारेनहाइट के दरमियान हुआ करता था। यूएसएस टेक्सास को 1948 में रिटायर कर दिया गया और अब ये जहाज एक म्यूजियम की हैसियत से ह्यूस्टन के करीब सैन जेसिंटो पार्क में खड़ा है। मोहम्मद आतिफ, उर्दू VOA, ह्यूस्टन, टेक्सास। जवाब मिला आपको मेरे सवाल का। बैटलशिप टेक्सास पर पहली और दूसरी जंग अजीम दोनों को मिलाकर सिर्फ एक फौजी हलाक हुआ था। ये था अमेरिकन हिस्ट्री का एक चैप्टर। अब चलते हैं मशरक़ वस्ता, जहां अवाम हुकूमत के खिलाफ मज़ाहमत की एक नई तारीख लिख रहे हैं। शाम में गुज़श्ता साल से जारी तनाज़े में अब तक 1 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। आयशा खालिद आपको दिखा रही हैं कि लबनान पहुँचने वाले हज़ारों महाजरीन की वहाँ के लोग किन मुश्किलात से गुजर कर मदद कर रहे हैं। लबनान का ये छोटा सा कस्बा अंदाज़न 30,000 अफराद पर मुश्तमिल है। ये मुख्तसर आबादी पिछले 15 माह से शाम में जारी फसादात के बाइस बेघर होने वाले 5,000 अफराद की मेज़बानी कर रही है। यहाँ 2 हफ्ते पहले पहुँचने वाले ज़ियाद अल अली ने अपना चेहरा ढांप कर हमसे बात की। इसकी वजह उनके मुताबिक शाम में पीछे रह जाने वाले रिश्तेदारों की सलामती खतरे में पड़ने का खदशा है। ज़ियाद ने हमें बताया कि शामी फ़ौज ने हुम्स के शहर में वाक़े उनके इलाके में बमबारी की। ये लोग हमें इमदाद दे रहे हैं, चावल, दाल, कुकिंग ऑयल, मक्खन, टूथपेस्ट, बिस्तर वगैरह। कस्बे के मेयर ने बताया कि शुरू में यहाँ के शहरियों ने खुद इन मुहाजिरीन को ज़रूरियात ज़िंदगी और यहाँ तक के रकम तक मुहैया की। बैनुल-अक़वामी इमदाद पहुँचने के बाद से इनका ऑफिस इस इमदाद की तकसीम के काम में हाथ बटा रहा है। हम अक़वाम मुत्तहिदा की उन लोगों तक पहुँचने में मदद कर रहे हैं। हम वो कनेक्शन हैं जिसके ज़रिए डोनर्स महाजरीन की ज़रूरियात को समझते हैं। कुछ ही दूर ये छोटी सी झोंपड़ी चंद दूसरे खानदानों समेत एक 33 साला खातून और उसके 4 बच्चों को पनाह दिए हुए है। ये झोंपड़ी इन मुहाजिरीन को इलाके के ही एक रिहायशी ने दी है। उन्होंने तमाम घरों पर हमला कर दिया। उन्होंने मेरे भाइयों, कजन्स, पड़ोसियों, बूढ़ों और बच्चों को घर से निकालकर एक ट्रक में डाला और उसे बम से उड़ा दिया। विसाम तारीफ रेफ्यूजीज के लिए काम करने वाली इंसानी हकूक की एक तंजीम आवाज़ के इस इलाके में हेड है। इनके मुताबिक शामी फौज ने अपोजिशन के इलाकों में बस्तियों की बस्तियां तबाह कर डाली हैं। शामी हुकूमत का कहना है कि ये हमले दहशतगर्द कर रहे हैं। लोगों को उनके इलाकों और शहरों से बेदखल करने का एक जैसा पैटर्न नजर आया है, और ऐसा गलती से नहीं हो गया, बल्कि स्टेट पॉलिसी है। विसाम ने हमें ये भी बताया कि शाम के अंदर 10 लाख से ज़ायद अफराद बेदखल हुए हैं, जहां इमदाद ना होने के बराबर है। यहाँ ज़्यादातर शामी मुहाजिरीन सिर्फ हुकूमत की तब्दीली की सूरत में वापस जाना चाहते हैं। स्कॉट बॉब के साथ आयशा खालिद, उर्दू VOA। Can we technically call you a Pakistani American congressman? You're right. I was born in Karachi, and I'm very committed to trying to make sure we have strong ties between the people of the United States and the people of Pakistan.
پاک پاکستان کے لیے ہم شروع کر رہے ہیں ایک پوسٹر کمپٹیشن. آپ اس میں کیسے حصہ لے سکتے ہیں دیکھیے اس بریک کے بعد. ان دنوں بہت سے اسپورٹس فینس کی پوری توجہ یورپ پر ہے. فٹ بال کا مقابلہ یورو کپ 2012 ان دنوں جاری ہے. لندن اولمپکس میں 1.5 ماہ سے بھی کم وقت باقی رہ گیا ہے اور بگ اسکرین پر آ گئی ہے فلم فاسٹ گرلز، جو کہانی ہے لڑکیوں کی ایک اسپرنٹ ریلے ٹیم کی. اس فلم کی 3 لیڈنگ لیڈیز کو صرف ایکٹنگ ہی نہیں اسپرنٹنگ میں بھی کافی مہارت حاصل کرنا پڑی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسپورٹس اور گلیمر کا یہ کمبینیشن باکس آفس پر کتنا ہٹ ہوتا ہے. اور اب بات کرتے ہیں پروجیکٹ پاک پاکستان کی، جو کوشش ہے ایک ہی دن میں ملک کے مختلف حصوں کو صاف کر کے وہاں سے اتنا کچرا جمع کرنے کی کہ ورلڈ ریکارڈ قائم ہو جائے. اور پروجیکٹ پاک پاکستان میں اب شروع ہو رہا ہے ایک پوسٹر کمپٹیشن جس میں حصہ لے سکتے ہیں آپ سب. ہمیں تلاش ہے ایسے ریکروٹمنٹ پوسٹر کی جسے دیکھتے ہی لوگ پاک پاکستان کا حصہ بننا چاہیں. لیکن ریکروٹمنٹ پوسٹرز ہوتے کیا ہیں اور تاریخ میں کتنے اہم رہے ہیں، یہ بتائیں گے عبدالعزیز خان. ریکروٹمنٹ پوسٹرز تاریخ میں جب بھی کسی بڑے مقصد کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت پڑی تو ریکروٹمنٹ پوسٹرز نے اہم کردار ادا کیا. یہ پوسٹر پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ نے لوگوں کو فوج میں بھرتی کرنے کی نیت سے بنایا. اس میں برطانیہ کے نقشے کے اوپر کنگ جارج کی تصویر اور پیغام لگایا گیا تھا، اور برطانیہ کے ہی اس پوسٹر کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے یہ مشہور انکل سیم کا پوسٹر بنایا. جب دوسری جنگ عظیم میں خواتین کی ضرورت پڑی تو مختلف ممالک نے ایسے پوسٹرز بنائے جو خصوصاً خواتین کے لیے تھے. کمیونزم نے بھی ساری دنیا میں اپنے خیالات پھیلانے کے لیے پوسٹرز کا استعمال کیا. اب باری ہے پاکستان کی. آلرائٹ عزیز، پاک پاکستان کے لیے آپ کو کس قسم کے پوسٹرز کی تلاش ہے؟ سارا، اس میں کوئی کرائٹیریا اس وجہ سے نہیں دینا چاہتا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے آڈینس کی جو کریٹیوٹی ہے وہ ہمارے کسی کرائٹیریا کی وجہ سے ریسٹرکٹ ہو جائے. لیکن کچھ ایسے آئیڈیاز ہیں جو میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. اور آپ نے دیکھا کہ اس میں انکل سیم کا ذکر ہوا تھا، تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انکل سیم کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ سیمیول ولسن نامی ایک شخصیت ہوا کرتی تھی، جو انہوں نے 1812 کی جنگ میں امریکی فوجیوں کو گوشت فراہم کیا تھا. تو اس وجہ سے ان کی شکل جو ہے وہ آج ایک آئیکونک حیثیت حاصل کر گئی ہے. تو آڈینس کی نظر میں اگر ان کے پڑوس میں یا ان کے چاروں طرف کوئی ایسی شخصیت ہے جس کو کہ وہ پاکستان کی شکل بنانا چاہتے ہیں تو دے کین گیٹ ویری کریٹو ود دیٹ آئیڈیا. مطلب کہیں سے بھی انسپریشن لے سکتے ہیں، کہیں سے بھی انسپریشن لے سکتے ہیں. ستاری بھی ہو سکتے ہیں، اٹ کوڈ بی سم ون جو کہ اتنے ویل نون نہیں ہو، جیسے انکل سیم واز ناٹ اے ویل نون فیس. یہ بتائیے کہ پوسٹر جو بنائیں گے ان کے لیے کیا کوئی انعام بھی ہے، کوئی جیت کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ ضرور. وائس آف امریکہ نے 10 سرپرائز پیکیجز کا اعلان کیا ہے جو اس پوری کی پوری کیمپین میں ان لوگوں کو دیے جائیں گے جو سب سے زیادہ ایکٹیو رہے ہیں، اور اس میں سے ایک پیکیج جو ہے وہ اس میں جو پوسٹر جیتے گا یہ اس کو دیا جائے گا. اچھا، یہ بتائیے کہ پوسٹر صرف ایک انڈیویجول یعنی ایک اکیلا شخص ہی بنا سکتا ہے یا اگر ٹیم میں مل کر لوگ پوسٹر بنائیں اور وہ سبمٹ کریں تو وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے؟ ایبسلیوٹلی. یہ کریٹو ایفرٹ ہو سکتی ہے اور اس میں کلاسز شرکت کر سکتی ہیں، پورے کے پورے آرٹ انسٹیٹیوشنز شرکت کر سکتے ہیں. سو وی آر اوپن ٹو آل آئیڈیاز. آلرائٹ، تھینک یو ویری مچ عزیز. اور موونگ آن، کارٹون موویز ہم دیکھتے ہیں ہنسنے ہنسانے کے لیے، لیکن انہیں بنانا ہے کافی سنجیدہ کام، اور چین میں اسے کتنا سیریسلی لیا جا رہا ہے یہ بتا رہے ہیں ثاقب الاسلام. چین میں پچھلے سال پیش کی جانے والی ایک 3D اینیمیٹڈ فلم تھی لیجنڈ آف ریبٹ، جس نے چین میں کارٹون فلموں کے مستقبل کو متعین کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا. فلم کے ڈائریکٹر سن لی جن کہتے ہیں کہ وہ فلم سے پوری طرح مطمئن نہیں تھے، لیکن اس فلم نے آنے والے وقت میں چین میں کارٹون فلموں کی بہتری کے لیے دروازے کھولے ہیں. مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی تھی کہ گارڈین میگزین نے ایک آرٹیکل شائع کیا تھا جس کا عنوان تھا چائنا پکس کارٹون فائٹ ود ہالی ووڈ، یعنی میں ایک چینی باشندہ ہالی ووڈ سے مقابلہ کر رہا ہوں. چینیوں کے لیے یہ بات قابل فخر ہے. سن لی جن کا نیا پروجیکٹ ٹوفو بوائے ہے جو 3D فلم ہے اور 2013 میں ریلیز کی جائے گی.
सुन का कहना है कि कार्टून फिल्मों में कहानी सबसे अहम चीज नहीं। एक अच्छा कार्टून कैरेक्टर लोगों के साथ जज्बाती लगाव पैदा करता है। लोग कहानी भूल जाते हैं लेकिन किरदार याद रखते हैं। सुंग जुन के साथ एक अमरीकी आर्टिस्ट केविन गाइगर भी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। गाइगर का कहना है कि टोफू बॉय का किरदार थोड़ा बहुत पिनोकियो से मिलता जुलता होगा। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो गलत फैसले करता है और जिंदगी में मुश्किलात से सीखता है। चीन में गैर मुल्की फिल्मों की नुमाइश को मुश्किलात का सामना रहता है, इसलिए चीन में अपनी फिल्में बनाने का रुझान जोर पकड़ रहा है। इस वक्त चीन में एक साल में 20 से 34 गैर मुल्की फिल्में नुमाइश के लिए पेश की जाती हैं। वॉल्ट डिज्नी और ड्रीम वर्क जैसी बड़ी अमरीकी कंपनियां चीन में अपनी कार्टून फिल्मों की नुमाइश के लिए कोशिशें करती हैं ताकि चीन में कार्टून और एनिमेटेड फिल्मों की बड़ी मार्केट में जगह बनाई जाए। स्टेफनी हू के साथ साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA। क्या आपको शौक है हवा में उड़ने का? हमारे साथ ही रहिए, हम आपको दिखाएंगे कि अब ये शौक पूरा करना हो गया है कितना आसान। वेलकम बैक। आसमान में उड़ते परिंदे कितने आज़ाद और बेफिक्र लगते हैं। अगर आपका भी दिल चाहता है उन्हीं की तरह उड़ने का तो आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं। और अच्छी खबर यह है कि ये शौक पूरा करना अब इतना मुश्किल भी नहीं रहा। वाशिंगटन के करीब फ्रीवे एयरपोर्ट पर यह है एक नया दिन। कोई नया पायलट आज जहाज उड़ाना सीख रहा है। ज़्यादातर यहाँ वही आते हैं जिन्हें पहले से जहाज उड़ाने का कोई तजर्बा नहीं होता। शुरू में तो हम बिल्कुल बुनियादी बातें बताते हैं, फ्लाइट कंट्रोल्स के बारे में बताते हैं और कोशिश होती है कि वो आज़ादी महसूस करें मगर गलती ना करें। तनुष्का अधिकरम 4 साल तक श्रीलंका में जहाज उड़ाने के बाद पायलट लाइसेंस हासिल करने के लिए अमेरिका आए थे। अब ये और इनके साथी फ्लाइट इंस्ट्रक्टर्स 9 आमोज पायलट्स को जहाज उड़ाना सिखाते हैं। जब वो जमीन से फिजा में दाखिल होकर बैलेंस कायम कर लेते हैं तो जहाज का कंट्रोल स्टूडेंट पायलट के हाथ में देकर उसे परवाज से लुत्फ अंदोज होने का मौका दिया जाता है। फ्लाइंग से पहले कोई इम्तिहान पास नहीं करना पड़ता। कोई भी शख्स जब चाहे फ्लाइंग सीख सकता है। यहाँ 14 साल के नौजवान भी जहाज उड़ाना सीख रहे हैं और 62-63 साल की उम्र के भी। 16 साल से कम उम्र अकेले जहाज नहीं उड़ा सकते, लेकिन अगर कोई 35 घंटे जहाज उड़ाने की तरबियत ले और 35 घंटे क्लासरूम में गुजारने को तैयार हो तो उसे पायलट लाइसेंस मिल सकता है। मगर इन क्लासेस के लिए कम से कम $9,000 तक खर्च करना पड़ता है। और अगर आपको ये काम कुछ महंगा मालूम हो तो $200 खर्च करके आप एक जहाज और एक पायलट की खिदमत तो 1 घंटे के लिए हासिल कर ही सकते हैं। Come out, have fun. You're going to love it. It's completely liberating. जहाज उड़ाना बहुत आज़ाद कर देने वाला एहसास है। No other cares in the world, no other concerns. We don't have any traffic. यहाँ आसमान पर कोई ट्रैफिक भी नहीं, किसी शराबी ड्राइवर की कार से टकराने का खतरा भी नहीं। It's just a joy. अच्छा लगता है जब लोगों को आप वो हासिल करते हुए देखते हैं जो वो हमेशा से करना चाहते हैं। मैंने पहली बार जहाज उड़ाया और मुझे यकीन है कि मैं दोबारा भी उड़ाऊंगी। It's enjoyable. ये मजे का काम है, आपको भी अच्छा लगेगा, फिर आप भी जहाजों से मोहब्बत करने लगेंगे। और शायद अमेरिका के 5 लाख पायलट्स के साथ भी ऐसा ही हुआ हो। ऐसे ही किसी छोटे एयरपोर्ट से उड़ने वाली पहली परवाज का तजुर्बा ही इस मशगले या करियर की बुनियाद बना हो जो नाकाबिले फरामोश है। कम से कम यहाँ से तो ऐसा ही लगता है। आराश अरब असादी के साथ ताबिंदा नईम, उर्दू VOA। ये स्टोरी देखकर मुझे याद आया कि मैंने भी 1 घंटे का सेशन ख़रीदा हुआ है फ्लाइंग का। कैसा एक्सपीरियंस रहेगा? I'll share that with you। और आखिर में हम जाएंगे जैज़ म्यूज़िक के सफ़र पर जिसकी तख्लीक का सेहरा जाता है सियाफ़ाम अमरीकियों के सर। लेकिन अमरीकी रियासत लुइसियाना के शहर न्यू ऑरलीन्स से शुरू होने वाली ये मौसीकी सिर्फ अमेरिका ही नहीं पाकिस्तान में भी अपना असर छोड़ चुकी है। जैज़ के सफ़र पर हमें ले जा रहे हैं नदीम याकूब। ये ड्यूक एलिंगटन की तस्वीर है, एक अमरीकी लेजेंडरी म्यूजिशियन। 50 और 60 की दहाई में पाकिस्तान में बहुत से लोग एक तरह से उन्हीं की बदौलत जैज़ म्यूज़िक से मुतारिफ हुए और उसी ज़माने में उन्होंने कराची और लाहौर में परफॉर्म भी किया। और
واشنگٹن کی پورٹریٹ گیلری میں ایک جاز کانسرٹ کے دوران یہ نوجوان ڈیوک کی ترتیب دی ہوئی ایک دھن بجا رہے ہیں. مگر یہ دھن ویسی ہرگز نہیں ہوگی جیسی وہ بجاتے تھے، اس لیے کہ موسیقی میں نئی نئی اختراع پیدا کرنا جاز کی اساس ہے، اور موسیقار بجانے کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں لاتے ہیں. Jazz is an expression, it's creativity, it's in the moment, it's living, it's free, it's breathing, it's you get to play how you feel and what you feel. It really kind of speaks who we are as a nation. It's very much a music that was developed by all of us. جاز بجانے والے مختلف میوزیشنز کے لیے اس طرز کا میوزک مختلف نظریات اور احساسات کی نمائندگی کرتا ہے اور ہر ایک میں منفرد احساس پیدا کرتا ہے. Jazz has really given black people an opportunity. جاز نے سیاہ فام لوگوں کو موقع فراہم کیا کہ وہ ایک اعلیٰ درجے کی سوچ کا حصہ بن سکے اور نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا بھر میں موسیقی کی دنیا میں اپنا حصہ ڈال سکیں. ڈیوک اور ان سے پہلے آنے والے بہت سے سیاہ فام میوزیشنز کے لیے جاز اکثر آزادی کے اظہار کی علامت اور ذریعہ سمجھا جاتا تھا. Presidential Medal of Freedom, and the word freedom is one coincidentally that we are using at the moment. ڈیوک ان امریکی فنکاروں میں سے تھے جنہوں نے جاز میوزک کو دنیا بھر میں عام کیا. 19ویں صدی اور 20ویں صدی کے شروع میں سیاہ فام امریکیوں کے لیے جاز نے افریقی وراثت کو یاد اور اجاگر کرنے کے ذریعے کے طور پر فروغ پایا. تاریخی طور پر دیکھا جائے تو جاز میوزک سیاہ فام امریکیوں کی تخلیق ہے، مگر اب جاز میوزک ہر رنگ و نسل کے لوگوں میں مقبول ہے. مگر جاز چونکہ جدت کا نام ہے، اس لیے اس میں تجربات ہوتے رہے اور تبدیلیاں آتی رہی. اسی لیے جاز کی بہت سی قسمیں دنیا بھر میں مقبول ہیں، مگر اس موسیقی کے کچھ قدردان ان تبدیلیوں سے ناخوش بھی ہیں. میں موجودہ حالات سے کچھ ناخوش ہوں. معاشرے میں کچھ ایسے رجحان پیدا ہو گئے ہیں کہ اب ایسی چیزیں بنائی جاتی ہیں جو بہت مختصر عرصے کے لیے چلتی ہیں، مگر جاز سے لطف اندوز ہونے کے لیے آپ کو وقت درکار ہوتا ہے. تو ایک عام شخص موسیقی کی کسی اور صنف اور جاز میں کیسے فرق کر سکتا ہے؟ Jazz music. ایک تو یہ کہ بنیادی طور پر یہ موسیقی سازوں پر مبنی ہوتی ہے اور اس کی لے اور طرز اسے جاز بناتی ہے. اس موسیقی میں سازندوں کو آزادی ہوتی ہے کہ وہ سامعین سے ایک رشتہ جوڑ سکیں. بے شک جاز سیاہ فام امریکیوں کے تجربات سے متاثر رہا ہے، مگر اب دنیا بھر میں اسے امریکی وراثت کے طور پر جانا جاتا ہے. ندیم یعقوب، اردو VOA، واشنگٹن. یہ تھا ہمارا آج کا شو. ہمارے ڈسکشن فورمز میں حصہ لینے اور ہمیں اپنی رائے دینے کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر. ہمارا یوزر نیم ہے VOA اردو. اور جب بھی آپ حاصل کرنا چاہیں لیٹسٹ نیوز تو لاگ آن کیجیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں صرف نیوز ہی نہیں، سائنس، کلچر، انٹرٹینمنٹ اور دوسرے بہت سے شعبوں کے بارے میں آپ کے لیے بہت سی معلومات موجود ہیں. نیکسٹ ویک ہم انشاءاللہ پھر ملیں گے. خدا حافظ.